हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुनसान क्लास में। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को हिंदी वर्णमाला टॉपिक के बारे में बताएंगे, जो कि यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम वर्णमाला टॉपिक। एक मिनट। वर्णमाला। तो दोस्तों, वर्णमाला में हम ये देखते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। क्या है? वर्ण है। अब बात ये आती है कि वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? अब ये देखिए, जो स्वतंत्र रूप से बोला जाए, जो स्वतंत्र रूप से बोला जाए वर्ण है। जो स्वतंत्र रूप से बोला जाए उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने अक्षर हैं? हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने अक्षर हैं? हिंदी वर्णमाला में टोटल कुल कितने अक्षर हैं? 52 अक्षर। तो आज हम इन्हीं 52 अक्षरों के ऊपर बात करेंगे। तो ये क्या है? वर्ण। हिंदी वर्ण में टोटल कितने अक्षर हैं? 52 अक्षर हैं। 52 वर्ण। अच्छा, हम ये देख लेते हैं वर्ण को और किस नाम से जानते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। अक्षर का मतलब ही होता है जिसका क्षरण ना हो, जिसको तोड़ा ना जा सके। और आगे देख लेते हैं वर्ण को और क्या कहते हैं। जैसे वर्ण से पहले ध्वनि आती है। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं और वर्ण के मौखिक रूप को ध्वनि कहते हैं। वर्ण के मौखिक रूप को क्या कहेंगे? ध्वनि कहेंगे। और ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहेंगे। यहां लिखित होगा जी। ठीक। अब हम चलते हैं आगे। अब जैसे देखते हैं वर्णमाला की सबसे छोटी क्या क्या है? वर्ण। वर्ण से पहले ध्वनि आती है। ध्वनि, इसके बाद क्या हुआ? वर्ण हुआ। वर्ण को ही अक्षर कहेंगे। अगर हम कई अक्षरों को मिला देंगे तो क्या बनेगा? कई अक्षरों को मिला देंगे तो शब्द बन जाएगा। और कई शब्दों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? उपवाक्य बन जाएगा। और उपवाक्यों को यदि हम पूरा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा।
इतना ही दिया है। बाकी आगे भी अगर जानना चाहेंगे तो इसको जो है कई वाक्यों को मिलकर के पद बनता है और पद को मिलाकर के पदबंध बन जाता है। ठीक, अब हम चलेंगे उन वर्णों के ऊपर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में पोस्टमार्टम करेंगे। वर्ण, वर्ण को हम दो भागों में बांट देते हैं। एक हो गया स्वर, एक हो गया व्यंजन। टोटल 52 वर्ण होते हैं, उसमें से स्वर कितने होंगे? 11। और व्यंजन की संख्या क्या होगी? मूल व्यंजन तो 33 होते हैं, लेकिन मूल व्यंजन के अलावा भी हमको सभी व्यंजनों के बारे में जानना है, तो टोटल 39 व्यंजन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके बीच में हम यही देख लेते हैं अयोगवाह। अयोगवाह कितने होते हैं? ये तो हो गया 11, ये 39 और ये रहा 2। इसकी संख्या 2 है अयोगवाह की। पहला है अनुस्वार, दूसरा है विसर्ग। अब बात यह आती है कि अनुस्वार कौन सा है? अनुस्वार है अंग और विसर्ग है अ। अब बात करते हैं स्वर के बारे में। तो स्वर के बारे में बात करने से पहले हम ये जानेंगे कि स्वर कहते किसे हैं, स्वर की परिभाषा क्या है। स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोला जाए, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोला जाए उसे स्वर कहते हैं। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोला जाए या उच्चारण किया जाए उसे स्वर कहते हैं। ठीक, अब हम व्यंजन के बारे में और अयोगवाह के बारे में इसके बाद बात करेंगे। पहले हम स्वर के बारे में देख लेते हैं। स्वर, स्वर को भी हम दो भागों में बांट देते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर को और भी नामों से जानते हैं, जैसे हो गया मूल स्वर और लघु स्वर। इसको हटा दे जरा, जगह कम पड़ रहा है। दीर्घ स्वर और इसे गुरु स्वर भी कहते हैं। तो अब हम ये देख लेते हैं कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, कौन कौन से हैं? इसमें आता है छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ, ऋषि ऋषि। ये मूल स्वर हैं जिनको ह्रस्व स्वर और लघु स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। इनकी संख्या 4 है और इनकी संख्या 7 है। इनको हम दो भागों में डिवाइड कर देंगे। एक हो गया सजातीय स्वर, सजातीय स्वर। एक हो गया विजातीय स्वर, विजातीय स्वर। सजातीय स्वर कौन कौन से हैं? इसमें आता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और नहीं, हाँ ठीक है, सजातीय स्वर हो गया
और विजातीय स्वर कौन कौन सा आएगा? ए, ऐ, ओ, औ। ये होगा विजातीय स्वर। इसकी संख्या 3 है और इसकी संख्या 4 है। तो ये हो गया स्वर। अभी हम ये देखेंगे स्वर जो आ, ई, उ है, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। हम पहले ये जानेंगे सजातीय स्वर कैसे इसको पहचानेंगे, विजातीय स्वर को कैसे पहचानेंगे। आइए यहां देख लेते हैं। सजातीय स्वर, सजातीय स्वर इसमें आता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ। तो ये देखिए बड़ा आ बना कैसे? छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ बना है। क्यों? क्योंकि एक ही जाति के हैं दोनों, ये दोनों एक ही जाति के हैं। जैसे अगर कह दिया जाए, मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। जैसे कोई व्यक्ति है, उसकी शादी है, अगर वो सरोज कास्ट का है तो उसकी शादी सरोजे से ना होगी। जब सरोज से होगी, सरोज की शादी सरोज से हुआ तो आगे का जो प्रोडक्ट है वो भी तो सरोज ही होगा, एक ही जाति का होगा। तो ये देखिए ऐसे ये भी छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, एक ही जाति के हैं दोनों। और इसको भी देख लेते हैं, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, दोनों ऊ को मिलने से वही आया। और विजातीय में देख लेते हैं, यहीं पे विजातीय नहीं, जगह कम है, 1 मिनट इसको थोड़ा हटा दीजिए तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसको थोड़ा इरेज करें। विजातीय स्वर, ओह सॉरी, विजातीय स्वर हम यहां देख लेते हैं। विजातीय स्वर इसको कैसे जानेंगे? विजातीय स्वर इसमें आता है ए प्लस, नहीं, यहां से नहीं, यहां से होगा, ये तो बता दिए ना। गला पकड़ ले रहा है। इसका निर्माण ही देख लेते हैं डायरेक्ट। छोटा आ प्लस ई बराबर होगा ए। ये दूसरी जाति का है, ये दूसरी जाति का है। ये देखो दूसरी जाति बन गई अलग ही। ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, अलग अलग जाति के हैं, इसीलिए ये विजाति है। जो एक ही जाति के ना हो उसे विजाति कहते हैं। और आ प्लस ए बराबर बड़ा ए, ये बन गया। और ऐसे देख लेते हैं, आ प्लस उ, ओ बन गया। आ प्लस ओ, औ बन गया। तो ये है विजातीय स्वर और वो है सजातीय स्वर। सजातीय स्वर और विजातीय स्वर आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम चलेंगे किसके ऊपर? व्यंजन के ऊपर चलते हैं। अब व्यंजन का पोस्टमार्टम करेंगे। ये टॉपिक वर्णमाला टॉपिक ऐसा है, यदि ये आ गया तो समझ लीजिए कि संधि विच्छेद नामक टॉपिक इसी पे है। अगर ये आ गया तो संधि विच्छेद जो टॉपिक है वो बहुत आसानी होगी आप लोगों को करने में। चलिए और हाँ, एक बात तो नहीं बताए, स्वर को संस्कृत में अच भी कहते हैं, क्योंकि संस्कृत जो अच प्रत्याहार है उसके अंतर्गत आता है स्वर, इसीलिए उसका नाम अच भी है। अब हम चलेंगे व्यंजन के ऊपर। व्यंजन, व्यंजन को संस्कृत में हल कहते हैं, क्योंकि ये हल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। इसकी संख्या हम बता ही चुके हैं 39, और कैसे 39 है उसको हम आपको अभी सिद्ध कर रहे हैं। पहले हम देख लेते हैं कि व्यंजन में पढ़ना क्या क्या है हमको।
सॉरी, व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? जैसे एक आता है कंठ वर्ग, ये कंठ वर्ग है, वर्ग नहीं लिखेंगे, मतलब ऐसा कि जो कंठ से बोला जाता है। हाँ, और एक है तालु, जिसको ताला भी कहते हैं। और एक पढ़ेंगे किसके बारे में? मूर्धा, जिसको मूर्धन्य कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये नहीं, ये दंत, दंत वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। ओष्ठ वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। और अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और क्या पढ़ेंगे किसके बारे में? और पढ़ेंगे ऊष्म व्यंजन के बारे में। और पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। हो गया क्या? नहीं, संयुक्त व्यंजन। व्यंजन को इतने भागों में बांटा गया है। अब हम एक एक के बारे में आपको डिटेल से जानकारी देंगे। तो पहले हम शुरुआत करते हैं कंठ वर्ण से। इसको एक बार आप देख चुके हैं, इसको इरेज कर दें, फिर बारी बारी से चले। आइए, ये पहले हम इसको देख लेते हैं। ये जो है, ये है क वर्ग, ये क वर्ग है, ये क वर्ग के अंतर्गत आता है। जैसे बच्चा हुआ, किसी बच्चे की माँ को यदि बुलाना होता है तो बच्चे के नाम से उसकी माँ को पुकारा जाता है। ऐसे में ये अपने परिवार का सबसे बड़ा बच्चा है, ये अपने परिवार का सबसे बड़ा बच्चा है, जिसके नाम से इसको बुलाया जाता है। ये का है तो ये क वर्ग का है। अब ये सबसे बड़ा इसमें क्या है? चा है, इसके वर्ग का नाम है च वर्ग। और ये सबसे बड़ा है तो इसका नाम है ट वर्ग। और ये अपने परिवार का सबसे बड़ा लड़का है तो इसको कहेंगे ता वर्ग। और ये है प वर्ग। ठीक, समझ में आया ना? जैसे हमारे यहाँ कहते नहीं, एक कलुआ के मम्मी या एक कलुआ के पापा, बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं? ऐसे ही जब इसको बुलाएंगे तो कहेंगे एक का वर्ग, च वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ऐसे ही सबको बुलाएंगे। ठीक है, ये हो गया। इनको इस वर्ग के नाम से जाना जाएगा। अब देखिए क वर्ग कहां से बोला जाता है। जैसे क, ख, ग, घ, अंगा, इसको रखेंगे हम कंठ वर्ग में, कंठ वर्ण। ठीक, इसको कंठ वर्ण कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अक्षर कंठ से बोले जाते हैं। जैसे कहा जाए क, ख, ग, ये देखो जो आवाज आ रही, साउंड, ये हमारे कंठ से आ रही, इसीलिए इसका नाम रखा गया कंठ वर्ण। और ये इसको कहेंगे क्या? ये है मूर्धा, जिसको मूर्धन्य कहते हैं, मूर्धा वर्ण। ठीक, सॉरी, इसको मूर्धा वर्ण कहते हैं। इसको मूर्धा क्यों कह दिए? क्योंकि जब इसकी आवाज आती है, जैसे आप बोलिए चा, छा, जा, तो जो आपकी जिह्वा है ये आपके दांत के पास ऊपरी तलवे में आके क्या सटती है नहीं? कहिए चा, छा, जा, देखिए आपका जीवा जो है वही टच करेगा। तो इसलिए इस वर्ण का नाम हो गया मूर्धा। ये टावर क्या है? इसका नाम क्या है?
ये नहीं सॉरी ये तालु है जी, तालु। अभी तो उल्टा हो जाता। ये तालु है, ये तालु में आके चपक रहा है ना, तालु में सट रहा थे, तालु वर्ड है ये। इसके नीचे है मूर्धा। वही तो कह रहे हैं क्या हो रहा है कॉन्सेप्ट। ये हो गया मूर्धा। ये मूर्धा वर्ण है। इसमें क्या क्या आता है? ट ठ ड ढ अड़ा, ट ठ ड ढ अड़ा। ये जब आप बोलोगे तो आपकी जो जिह्वा है एक बार मुड़ेगी, मुड़ने के बाद ऐसे झटके के साथ खुलेगी, जैसे टा ठा। देखोगे आपका जिह्वा मुड़ेगा, इसके बाद झटके के साथ आएगा बाहर ना, तो ये वहां से इसका साउंड आता है, इसलिए इसका नाम हो गया मूर्धा वर्ण। और अगला आता है क्या? दंत। दंत वर्ण। ता था दा धा ना, इसको दंत वर्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी ये बोला जाएगा ता था दा धा ना, तो ये दांत में आकर के दोनों दांतों के बीच में इसका साउंड आता है, दांतों से टच होता है, इसलिए इसको दंत वर्ण कहते हैं। और ये क्या है? प वर्ग। मतलब ये बोला जाएगा ओठ से, ओष्ठ, ये ओष्ठ वर्ण है। पा फा बा भा मा, जब भी आप बोलोगे ये दोनों ओठ एक दूसरे से सटेंगे, टच होगा। इसीलिए अगर तुम चाहो अपने दोनों ओठों को ऐसे पकड़ के ऊपर तानो और एक नीचे तानो, तो बोलो, पा बोलो, नहीं बोल पाओगे। तो इसलिए इन अक्षरों को बोलने पे आपको ओठ का सहारा लेना पड़ता है, इसीलिए इसको कहते हैं पा वर्ण। समझ में आ रहा है ना? चलो फिर, समझ में आ रहा है तो अब देखो यहां से और क्वेश्चन कैसे निकाला जाए। पूछेगा बताइए का कहां से बोला जाता है, तो ये स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं सब। ये स्पर्शी व्यंजन का से लेकर के म तक, का से लेकर के म तक, इतने अक्षरों को, टोटल 25 अक्षर है, एक लाइन में 5 अक्षर, तो 5 पचम 25 अक्षर। तो क से लेकर म तक वर्णों को क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? स्पर्शी व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। समझ में आया ना? स्पर्शी व्यंजन के नाम से जानते हैं। अच्छा, यहां तो शेप अच्छे से नहीं बना है, और अगर देखोगे ये वर्ग का निर्माण कर रहा है कि नहीं, वर्ग जैसी आकृति कुछ लग रही है, ये लाइन से यदि लिखेंगे एक वर्ग बन जाता है। इसलिए क से लेकर म तक वर्णों को स्पर्शित व्यंजन के साथ साथ वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। अब आपके पेपर में आएगा वर्गीय व्यंजन है ट ठ ड या, तो इसमें से क्या होगा? या नहीं होगा, क्योंकि या इसमें तो आया ही नहीं है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। स्पर्शी व्यंजन है प छत्रंग्य, तो इसमें क्या होगा? इसमें पा ही तो आया है, छत्रंग्य नहीं आया है, इसलिए ये क्या होगा? स्पर्शी व्यंजन के साथ साथ वर्गीय व्यंजन भी होगा। अब अभी तक तो हम देखे यहां से लेकर यहां तक। अब देखिए अगर और भी क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा, ये अन्य इया अड़ा न म पूछेगा। स्पर्शी व्यंजन के साथ साथ इनको अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि ये मुंह के साथ साथ नाक के सहारे से भी बोले जाते हैं। कहते नहीं अंगा, अंगा मतलब मुंह के साथ साथ नाक का भी सहारा लेना पड़ता है, इसीलिए अंगा उंगा। ऐसे ही आगे देखो, आगे सब आएगा। तो अनुनासिक वर्ण कितने हैं? इनकी संख्या 5 है, क्योंकि मुंह और नाक दोनों से बोले जाते हैं। तो ठीक, इतना तो पोस्टमार्टम हो गया है आज। अब चलते हैं इसके आगे। इसके आगे के लिए क्या है? इसके आगे के लिए अभी तो ये इसको मिटा दे, थोड़ा जगह हो जाए। इतना तो आप लोग वीडियो रोक करके
लिख लीजिएगा। अब आते हैं मां के बाद से, क्या है? या, रा, ला, वा, शा, सा, सा, ह, छत, त्रंग, ज्ञा, श्रा। ये है, ये बचा है ना, ये आते हैं किसके अंतर्गत? ये आता है अंतस्थ व्यंजन। इसका नाम अंतस्थ व्यंजन क्यों पड़ा? क्योंकि स्पर्शी व्यंजन के बाद आते हैं, अंत में आते हैं, इसीलिए इसका नाम अंतस्थ व्यंजन पड़ा। ठीक। और क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है ऊष्म व्यंजन, क्योंकि ये ऐसे वर्ण है कि जिनको बोलने से थोड़ा गर्मी आती है, इनको बोलने से थोड़ा सा गर्मी आती है, इसीलिए ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। उष्मा निकलती, उष्मा। और इसके नीचे क्या आता है? इसके नीचे आता है संयुक्त व्यंजन। क्या है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन आएगा? छत, त्रंग, ज्ञ, श्र। अच्छा, इसका नाम संयुक्त व्यंजन पड़ा क्यों? संयुक्त व्यंजन इसका नाम पड़ा क्यों? क्योंकि ये अकेले नहीं, एक दो वर्णों से मिलकर के बने हैं। जैसी बात किया जाए, छत, ये किन किन अक्षरों से मिलकर बना है? जैसे कहा जाए, इसमें है आ, क, श, का प्लस ओ, आ प्लस का प्लस श, इतने अक्षरों से मिलकर के बना है ये। और ये त्रंग, आ, ता, रा, ये इन अक्षरों से मिलकर बना है। और देखा जाए तो ज्ञा, ज्ञा जो है आ प्लस ज्या प्लस इया, इया, इनसे मिलकर बना है। और आया श्रा, ये श्रा देख लीजिए, श्रा जो है अ प्लस क, ओ का कैसे बन गया जी? क प्लस ये वाला सा, ठीक, ये बन गया। अब बात आती है, इसका तो हो गया। अब हम चलते हैं कुछ और जानकारी देने। जैसे बात ये आती है, आप लोग पढ़ते होंगे श, श, ह, आज तक आप बचपन से ही पढ़ते आए हो। सीटी वाला स, सरौता वाला स, या फिर सपेरा वाला स, या फिर ओ ये क्या लिख दिए हैं, स, ये वाला, ये क्रम ठीक रहेगा, वो मिस्टेक हो गया था। ये स, सीटी वाला सा, और ये पेट फारसा नहीं, आज से पेट फारसा नहीं बोलना है, आज से क्या बोलना है? इसका जो नाम है ग्रामर में उसको लेना, वो तो बचपन की बातें हैं। जैसे इसका नाम क्या है? ये है तालूसा, क्योंकि ये तालू से बोला जाता है। और ये मुर्दासा है, आज इसका नाम मुर्दासा ही लेना, और घर वाले बच्चों को भी मुर्दासा ही पढ़ाना, ठीक है? हाँ, इसको कहते हैं दंत सा, ठीक। ये रही आपकी वर्णमाला की क्लास। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन है जी आप लोगों से? नहीं है? तो ठीक है दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो फिर भी आप लोगों को ऐसी क्लासें में रेगुलर देता रहूंगा। हाई स्कूल, इंटर तो क्या, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम हिंदी के लिए सब रामबाण है ये क्लास, ठीक है? तो दोस्तों चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।